नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या तर्पणायते यद्विद्या तर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करूं नमन लोकालोक प्रकाशित करें जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। श्लोक पाठ करेंगे। रत्नकरण शावकाचार्य नामक ये ग्रंथ है। इसमें सम्यक दर्शन अधिकार है, सम्यक्त्व के भेद और उसकी उत्पत्ति कैसी होती है, ये चर्चा अपनी चल रही है सम्यक्त्व के भेदों की। ज्योति जी पेज अभी अब चालू करेंगे, पेज नंबर 58 पे चल रहा है। यहाँ सम्यक्त्व के भेदों की चर्चा अपनी चल रही है। सम्यक्त्व कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का होता है सम्यक्त्व? हाँ अनीता जी। 3 प्रकार का होता है, उपशम सम्यक्त, शायिक सम्यक्त और शिवोपशम सम्यक्त। औपशमिक, शायोपशमिक और शायिक। औपशमिक सम्यक्त, शायोपशमिक सम्यक्त और शायिक सम्यक्त, ये 3 प्रकार किस अपेक्षा से किए गए हैं? ये 3 भेद किस अपेक्षा से किए गए हैं? कर्म निमित्त की तरफ से, कर्म निमित्त की अपेक्षा से ये 3 भेद किए गए हैं। इसमें से हम उपशम सम्यक की चर्चा भी देख रहे हैं। औपशमिक सम्यक तो किसे कहते हैं? औपशमिक सम्यक तो किसे कहते हैं? कर्मों के दबने को औपशमिक सम्यक कहते हैं। थोड़ी अधूरी है। अनंतानुबंधी की 4 अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोक और दर्शन मोहनीय की 3 मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात् और सम्यक प्रकृति, इन 7 प्रकृतियों के उपशम से जो सम्यक होता है उसे औपशमिक सम्यक कहते हैं। बढ़िया। आपने जो बताई ना कविता जी, तो उपशम किसे कहते हैं? कर्मों के दबने को उपशम कहते हैं। अभी हम सम्यक की बात कर रहे हैं। तो भले कर्मों की प्रकृतियों के नाम याद नहीं आ रहे हो तो ऐसा कहें कि सम्यक की घातक कर्म प्रकृतियों के दबने को, नाम नहीं भी याद आ रहे हो ना तो थोड़ी सी स्टाइल यानी स्मार्टनेस अपन यूज लें कि सम्यक की विराधक, सम्यक की घातक जो प्रकृतियां हैं उन प्रकृतियों के दबने को औपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं। और सम्यक की घातक ये प्रकृतियां, अब इस परिभाषा में और भी फायदा है कि अब वो सम्यक की घातक में 7 वाला, 5 वाला, 6 वाला सब गर्भित हो गए, जिसको जितनी है अभी वो सब उसमें शामिल हो जाएंगी। तो सम्यक की घातक प्रकृतियों के दबने को औपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं। और विशेष रूप से खुलासा करके कहें तो दर्शन मोहनी की 3, कौन सी 3? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक, इन 3 प्रकृतियों और अनंतानुबंधी की 4 क्रोधमान माया लोक, इन 7 प्रकृतियों के उपशम से यानी दबने से मतलब उदय में नहीं आना, प्रकट में फल नहीं देने रूप जो अवस्था होती है, उससे जो सम्यक्त्व प्रकट होता है उसे औपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं।
औपशमिक सम्यक्त्व कितने प्रकार का होता है? औपशमिक सम्यक्त्व कितने प्रकार का होता है? आपका नाम नहीं लिखा हुआ है, मैं भूल जाती हूँ, कंफ्यूज हो जाती हूँ। क्या नाम है आपका? सरिता है कि कविता है? जूम जिन पे, हाँ बोलिए। कविता। हाँ, तो नाम लिख लीजिए, इसमें जूम लिखा है। हाँ, औपशमिक सम्यक्त्व कितने प्रकार का होता है? प्रथम औपशमिक सम्यक्त्व और द्वितीय औपशमिक सम्यक्त्व। बढ़िया। औपशमिक सम्यक्त्व दो प्रकार का होता है, प्रथमोपशम सम्यक्त्व और द्वितीयोपशम सम्यक्त्व। प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम, तो प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम। तो जो पहली बार हो वो प्रथमोपशम सम्यक्त्व, और जो दूसरी बार हो वो द्वितीयोपशम सम्यक्त्व। तो क्या ये परिभाषा ठीक है? नहीं, ये परिभाषा ठीक नहीं है। तो प्रथमोपशम सम्यक्त्व किसे कहते हैं? हाँ सरिता जी। मिथ्यात्व के अभाव में जो छायुष्मिक सम्यक्त होता है, औपसमिक मिथ्यात्व के अभाव में जो औपसमिक सम्यक्त होता है उसे प्रथमोपशम सम्यक्त कहते हैं। हाँ, मिथ्यात्व के अभाव में, मिथ्यात्व के अभाव से, मिथ्यात्व का अभाव करके, मिथ्यात्व के अभाव से मतलब मिथ्यात्व, अभी मिथ्या दृष्टि था, उसका अभाव करके जो औपशमिक सम्यक्त हो रहा है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? प्रथमोपशम सम्यक्त किसको प्राप्त होता है, अब ये पूछा जाए और ऑप्शंस आपको दिए जाएं, मिथ्या दृष्टि को होता है कि सम्यक दृष्टि को होता है? तो प्रथमोपशम सम्यक्त किसको होता है? मिथ्या दृष्टि को होता है कि सम्यक दृष्टि को होता है? मिथ्या दृष्टि। जो पहले मिथ्या दृष्टि था, तो उस मिथ्यात्व का अभाव करके जो औपशमिक सम्यक्त हो रहा है वो कहलाता है प्रथमोपशम सम्यक्त। द्वितीयोपशम सम्यक्त वो मिथ्या दृष्टि को होता है कि सम्यक दृष्टि को होता है? द्वितीयोपशम सम्यक्त मिथ्या दृष्टि को होता है कि सम्यक दृष्टि को होता है? सुनीता आंटी विचार लीजिए एक बार आप। निशी जी आपकी उंगलियां नहीं दिख रही है। बाकी सब सही जवाब दे रहे हैं, 2-3 लोग गलत कर रहे हैं। फिर से प्रश्न बोल रही हूँ, आपने जवाब पे सब विचार कर लीजिए। द्वितीयोपशम सम्यक्त्व मिथ्या दृष्टि को होता है कि सम्यक दृष्टि को होता है? एक वालों ने बदल के 2 कर दिए, किसी भी 2 वाले ने बदल के 1 नहीं किया, यानी सब समझ गए जिनका गलत था वो। बढ़िया। द्वितीयोपशम सम्यक्त मिथ्या दृष्टि को नहीं होता, सम्यक दृष्टि को होता है। कौन से सम्यक दृष्टि को होता है? शायोपशमिक सम्यक दृष्टि को होता है। तो द्वितीयोपशम सम्यक्त किसे कहते हैं? परिभाषा। द्वितीयोपशम सम्यक्त किसे कहते हैं? उपशम श्रेणी के प्रारंभ में जो शायोपशमिक सम्यक्त्व के बाद जो औपशमिक सम्यक्त्व होता है उसे द्वितीयोपशम सम्यक्त्व कहते हैं। बढ़िया। उपशम श्रेणी के प्रारंभ में, यानी उपशम श्रेणी जिनको चढ़नी है, यानी द्वितीयोपशम सम्यक्त कब होगा, ये इसमें समझ में आ रहा है। द्वितीयोपशम सम्यक्त कब होगा कि ऐसे ही बैठे बैठे कोई भी गृहस्थ हो और उसको द्वितीयोपशम सम्यक्त उत्पन्न हो जाए, ऐसे नहीं होगा। द्वितीयोपशम सम्यक्त उपशम श्रेणी चढ़ने के जो सन्मुख हैं, यानी जो मुनिराज उपशम श्रेणी चढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, उन्हीं मुनिराज को द्वितीयोपशम सम्यक्त उत्पन्न, ये उत्पत्ति की अपेक्षा बात अपन कर रहे हैं, बाकी रह सकता है उसमें अलग जवाब आएगा कि उनको भी रह सकता है। लेकिन अगर उत्पन्न हो रहा है द्वितीयोपशम सम्यक्त, तो किन को उत्पन्न होगा कि जो कोई, तो पहली बात मुनिराज होने चाहिए, और मुनिराज भी कौन से होने चाहिए कि जिनकी विशुद्धि इतनी है कि अब वो तुरंत ही उपशम श्रेणी चढ़ने वाले हैं।
तो जो उपशम श्रेणी चढ़ने के लिए अब रेडी हैं, यानी उनकी विशुद्धि इतनी हो चुकी है, उसको कहा उपशम श्रेणी चढ़ने के प्रारंभ में। ये शब्द यहाँ दिया उपशम श्रेणी के प्रारंभ में, यानी जो मुनिराज अब उपशम श्रेणी चढ़ने के लिए तैयार हैं, उनको श्योपशम सम्यक के पश्चात, श्योपशम सम्यक अभी था लेकिन उसके बाद फिर से जो औपशमिक सम्यक्त्व होता है उसको द्वितीय उपशम सम्यक्त्व कहते हैं। पहले कई बार क्लासेस में ये प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम की चर्चा आई है और काफी लोगों ने आप लोगों के पास लिखे भी होंगे प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम सम्यक्त्व में अंतर। ये सबको लिखना है, जिनके पास भी लिखा हुआ नहीं है तो अपने आप से लिख के रखेंगे आप लोग। कल अपन क्लास में डिस्कस करेंगे। जिनके पास पहले का लिखा हुआ है वो ठीक है, जिनके पास लिखा हुआ नहीं है और जिनके पहले का लिखा हुआ है वो भी फिर से पढ़ लें एक बार, और कोई अंतर बनता हो तो विचार कर लें। और जिनके पास लिखा हुआ नहीं है वो प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम में अंतर लिखेंगे। तो पहला अंतर परिभाषा का, फिर वो किसको होता है, फिर गुणस्थान के आधार पर, काल के आधार पर, ये पॉइंट्स आधार आपको बता रही हूँ। इसके अलावा और जो भी आप विचार कर सकें फिर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जो कम रह जाएंगे वो आप लोग लिख लीजिएगा। तो ये इससे क्या है कि एकदम दोनों में अंतर अपने को क्लियर हो जाएगा। तो औपशमिक सम्यक तो दो प्रकार का होता है, प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम। अब बात ये चल रही है कि यहाँ ज्यादातर हम जब भी बात करते हैं औपशमिक सम्यक की तो उसमें मुख्य रूप से बात होती है प्रथमोपशम की। जब भी हम कहेंगे कि सम्यक तो प्राप्त कर रहा है और अनादि मिथ्या दृष्टि कौन सा प्राप्त करेगा, अच्छा अनादि मिथ्या दृष्टि प्रथमोपशम प्राप्त करेगा कि द्वितीयोपशम प्राप्त करेगा? भाई कोई मुनिराज हो मतलब कोई द्रव्यलिंगी मुनिराज हो, किसी ने मिथ्यात्व दशा में मुनि दशा ग्रहण कर ली हो, तो मुनि दशा ग्रहण कर ली हो तो वो सीधे पहले से सातवें गुणस्थान में जाएंगे तो सीधे द्वितीयोपशम कर ले। क्या दिक्कत है? ये पहले से सातवें में भी जाते हैं ना, तो कर लें। क्यों भाई रेखा, अभी मना क्यों कर रहे हो? नहीं कर सकते ना, मिथ्यात्व की अवस्था में सातवें गुणस्थान में जा ही नहीं सकते ना। अरे पहले से तो सातवां तो होता है, मिथ्यात्व से सातवें में तो जाते हैं। गुणस्थान का गमनागमन अपन ने देखा है ना, पहले से सातवें में तो जाते हैं। प्रश्न ये है कि द्वितीयोपशम क्यों नहीं कर सकते? बोले निशान। क्योंकि पहले क्षयोपशमिक सम्यक तो प्राप्त करेंगे तब द्वितीयोपशम करेंगे। बढ़िया, उसकी परिभाषा में ही है, क्योंकि क्षयोपशम सम्यक के पश्चात वो होगा द्वितीयोपशम। तो सीधा तो क्षयोपशम होगा नहीं किसी अनादि मिथ्या दृष्टि को। पहले से सातवां तो हो सकता है लेकिन अनादि मिथ्या दृष्टि को सीधे क्षयोपशम सम्यक तो नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए कोई अनादि मिथ्या दृष्टि जीव सीधे द्वितीयोपशम सम्यक तो प्राप्त नहीं कर सकता। तो अनादि मिथ्या दृष्टि जब भी प्राप्त करेगा वो प्रथमोपशम सम्यक भी प्राप्त करेगा। बोलिए कविता जी। ये जो है ना प्रथम उपशम तो जो होगा वो मतलब पंचम काल में भी होता है ना? हाँ, और ये द्वितीय वाला फिर चतुर्थ काल में ही होना जरूरी है या पंचम काल में भी होता है? बिल्कुल बढ़िया। द्वितीयोपशम है क्योंकि वो श्रेणी चढ़ने के सन्मुख है तो वो पंचम काल में नहीं हो पाएगा। नहीं होगा, क्योंकि जो श्रेणी चढ़ने के पुरुषार्थ करेगा तो पंचम काल में श्रेणी आरोहण नहीं होता है। अभी ये डिस्कस अपन, वैसे तो आज मैं कल आपको होमवर्क देना भूल गई तो आज ही करते अपन, लेकिन अभी होमवर्क मैंने दिया है तो सभी लोग विचार कर सकें, इसलिए कल अपन इसको डिस्कस करेंगे। अभी हम ये चर्चा कर रहे हैं कि किसी जीव को प्रथमोपशम हुआ, अनादि मिथ्या दृष्टि था और उसको प्रथमोपशम सम्यक तो हुआ। तो प्रथमोपशम सम्यक, यद्यपि ये बात चर्चा बाद में करनी चाहिए लेकिन क्योंकि अगर अपन आगे बढ़ गए तो यहाँ फिर प्रकरण अपना लब्धियों का दूसरा आ जाएगा तो वो हो सकता है भूल ही जाए बताना, इसलिए मैं अभी ले रही हूँ कि प्रथमोपशम सम्यक्त्व का काल, टाइम कितनी देर का होता है। मतलब वो प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्रकट हुआ तो कितनी देर हमारे साथ में रह सकता है, यानी जीव कितनी देर औपशमिक सम्यक दृष्टि रह सकता है, तो उसका काल है अंतर्मुहूर्त। प्रथमोपशम सम्यक्त्व का मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम काल यानी जगन्य काल भी अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल भी अंतर्मुहूर्त ही है।
और अंतर मुहूर्त का मतलब क्या होता है? अंतर मुहूर्त किसे कहते हैं? अंतर मुहूर्त किसे कहते हैं? बोलिए रेखा जी। समय के कुछ भाग को अंतर्मुहूर्त कहते हैं। जवाब बहुत बढ़िया है आपका, लेकिन इससे कुछ समझ में नहीं आया हमको। तो समय का कुछ भाग तो होगा ही, जो भी होगा। बोलिए रुचिका जी, प्रेमलता जी। 48 मिनट का होता है एक अंतर मुहूर्त। 48 मिनट का होता है। क्या ये जवाब सही है? जवाब सही नहीं है। अनिता आंटी। 48 मिनट में प्लस एक, वो प्लस में सॉरी माइनस एक समय कम। 48 मिनट में एक समय कम। क्या ये जवाब भी एकदम सही है? अभी भी कुछ लोग मना कर रहे हैं। बोलिए दीदी। 48 मिनट के अंदर का जो भी समय होगा वो अंतर मुहूर्त के अंदर जो भी समय होगा मतलब एक समय से लेके और 48 मिनट में एक समय कम। एक समय से लेके और 48 मिनट में एक समय कम तक का समय अंतर मुहूर्त है। क्या ये जवाब सही है? कौन कौन एग्री है? ये भी सही नहीं है। अब क्या करें? अब किसके पास जाएं? कौन मना कर रहे हैं अभी? बोलिए रेणु जी। मैम एक समय 6 आंवली से होगा या एक समय 1 आंवली से लेके 43 मिनट? एक समय 1 आंवली। देखो आंवली बड़ी है कि समय बड़ा है, ये बताओ। समय आंवली बड़ी है। समय तो वो 1 आंवली में असंख्यात समय हो जाएंगे। तो बड़ी चीज को पहले बोलना चाहिए ना। ऐसे बोले कि 1001 रुपया कि 1 रुपया 1000, कैसे बोलेंगे? सही है आपका जवाब। एक आंवली एक समय से। कभी भी एक समय का अंतर मुहूर्त नहीं होता है। जघन्य अंतर मुहूर्त जो होगा एक आंवली प्लस एक समय। और आंवली का मतलब क्या है? एक आंवली में असंख्यात समय होते हैं। ठीक है, तो एक आंवली प्लस एक समय, एक आंवली एक समय से लेकर 48 मिनट में एक समय अथवा 2 समय कम तक को अंतर मुहूर्त कहते हैं। अंतर मतलब उसके अंदर अंदर मुहूर्त होता है। 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। मुहूर्त ये काल की गणना में यानी काल की इकाइयों में आता है। तो 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है और 1 घड़ी 24 मिनट की होती है। 2 घड़ी का एक मुहूर्त और 1 घड़ी 24 मिनट की। तो एक मुहूर्त कितने मिनट का हुआ? 48 मिनट का हो गया ना। 48 मिनट का एक मुहूर्त और ये है अंतर मुहूर्त यानी मुहूर्त के अंदर। तो 48 मिनट में एक समय कम अथवा 2 समय कम, दोनों तरह से कहा जाता है, वो अंतर मुहूर्त है। लेकिन स्टार्ट कहाँ से होता है? ये तो है मैक्सिमम उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त। जघन्य कहाँ से शुरू हुआ? एक समय से नहीं होता कभी भी। एक आंवली प्लस एक समय, एक आंवली प्लस एक समय यानी असंख्यात समय से अंतर मुहूर्त शुरू होता है। क्योंकि एक आंवली में असंख्यात समय हुए और उस असंख्यात समय में एक समय और प्लस किया। तो एक आंवली एक समय से लेके और 48 मिनट में एक अथवा 2 समय कम तक का अंतर मुहूर्त कहलाता है। अब ये जो औपशमिक सम्यक का प्रथमोपशम सम्यक का काल है अंतर मुहूर्त, ये कितना अपन मानते हैं 48 मिनट वाला बड़ा वाला, लेकिन ऐसा नहीं है। वो उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त का टाइम बहुत कम जगह है। ज्यादातर जो भी अंतर मुहूर्त काल जहाँ भी होता है वहां मध्यम अंतर मुहूर्त लगाना चाहिए। मध्यम का मतलब है बीच का। अब बीच का कौन सा होगा? एक आंवली प्लस एक समय तो है जघन्य अंतर मुहूर्त और 48 मिनट में एक समय कम, वो उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त। तो अब एक आंवली प्लस 2 समय, एक आंवली प्लस 3 समय, एक आंवली प्लस 4 समय,
एक आवली प्लस 5 समय, ये सब क्या है? ये सब भी अंतर मुहूर्त है। तो 1 सेकंड वो क्या आएगा? 1 सेकंड वो भी अंतर मुहूर्त है। 1 मिनट वो भी अंतर मुहूर्त है। 1 मिनट और 1 सेकंड वो भी अंतर मुहूर्त है। तो ये औपशमिक समय का जो काल है कुछ मिनट्स का ही काल है। अपन इतना बड़ा 48 मिनट पौन घंटा वाला समझते हैं, कोई जरूरी नहीं है वो इतना लंबा उसका समय नहीं होता। तो उसके लिए सामान्य यथा योग्य जो अंतर मुहूर्त है वो केवली भगवान ने जाना है, उसका उतना काल है। तो औपशमिक समय का काल है अंतर मुहूर्त। अब बड़ा भी मान लो, अपन बड़ा मान के चलो पौन घंटे का काल है, तो पौन घंटे से ज्यादा ये सम्यक टिकेगा नहीं। पौन घंटे के बाद में ये सम्यक तो छूटेगा, ये वाला कौन सा वाला? औपशमिक। तो फिर उस जीव का क्या होगा? देखो थोड़ा गुणस्थानों का ज्ञान काफी सब लोगों को तो है, कुछ होंगे जिनको नहीं भी हो, लेकिन शब्द तो सुना ही होगा, अभी अपनी चर्चा में एक आध दो बार तो आ ही गया है। गुणस्थान यानी जीव जैसे जैसे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है तो उसके श्रद्धा और चारित्र गुण के आधार पे उसके विकास को गुणस्थानों के आधार पे बताया जाता है। तो जब जीव को सम्यक तो होता है, अभी जो मिथ्या दृष्टि जीव है वो है पहले गुणस्थान में। मिथ्या दृष्टि जीव कौन से गुणस्थान में है? पहले गुणस्थान में। और जब सम्यक तो होता है तो सामान्य रूप से पहले से चौथा गुणस्थान होता है। यद्यपि पहले से पांचवा भी हो सकता है, पहले से सातवां भी हो सकता है, लेकिन जनरल बात में हम मिनिमम लेके चलते हैं, तो पहले से चौथा गुणस्थान होता है। ठीक है, तो अभी ये जो औपशमिक सम्यक तो हुआ, औपशमिक सम्यक तो हुआ मतलब प्रथमोपशम की बात चल रही है। बार बार में प्रथमोपशम नहीं भी बोले तो समझना प्रथमोपशम का ही। तो ये जो प्रथमोपशम सम्यक तो हुआ किसी जीव को, तो गुणस्थान कौन सा हो गया उसका? पहले से चौथा गुणस्थान हो गया। ठीक है, ये चौथा गुणस्थान हो गया। अब ये चौथा गुणस्थान जब तक औपशमिक सम्यक का तब तक चौथा गुणस्थान है। अब औपशमिक सम्यक का तो काल कितनी देर का है? पौन घंटा मैक्सिमम अपन माने तो पौन घंटा। पौन घंटे बाद क्या होगा? वो पौन घंटे बाद उसका क्या होगा? क्योंकि औपशमिक सम्यक तो इतनी देर के लिए मिला है। जैसे कुछ ऐसा होता है ना, कोई इस तरह का कोई चीज है, कोई कार्ड है, आपको इतनी देर के यूज में आएगा, वरना खत्म है आपका। इस तरह की कोई चीजें होती है, टाइम के हिसाब से कुछ मिलता है अपने को। कोई टिकट है मान लो, या कोई और भी दूसरी कोई चीज है कि आपको मोबाइल में मान लो कभी कभी इस तरह का शॉर्ट रिचार्ज कराएं 1 दिन का, तो 1 दिन के बाद खत्म हो जाएगा, काम में लो नहीं लो जैसे भी। तो औपशमिक समय तो इतने कम टाइम के लिए। तो जब औपशमिक समय का काल पूरा होता है तो फिर क्या स्थिति होती है कि 4 रास्ते जीव के पास में होते हैं। उसमें से 3 रास्ते तो है औपशमिक समय का काल पूरा होने के बाद के, और 1 रास्ता है औपशमिक समय के काल में से ही। तो क्या क्या हो सकता है उसके साथ? देखो, जब प्रथमोपशम सम्यक तो हुआ तो उस अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को प्रथमोपशम सम्यक तो हुआ ना, तो उसके पास अभी प्रकृतियां कितनी थी दर्शन मोह की? अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के पास, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के पास दर्शन मोह की कितनी प्रकृतियां थी? प्रश्न ध्यान से सुन के जवाब दीजिए। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के पास दर्शन मोह की कितनी प्रकृतियां थी रेणु जी? दर्शन मोह की एक अकेली मिथ्यात्व थी, ठीक है ना 3 थी, ना 5 थी, ना 7 थी। दर्शन मोह की बात कर रही हूँ। तो दर्शन मोह की अकेली मिथ्यात्व थी, और अनंतानुबंधी 4 तो है ही है, इसलिए अपन उसको अभी बात नहीं ले रहे। अब जब औपशमिक सम्यक तो हुआ तो उसके पास दर्शन मोह की कितनी हो गई? 3 हो गई। मिथ्यात्व भी हो गई, सम्यक मिथ्यात्व भी हो गई, और सम्यक तो प्रकृति भी हो गई। तीनों प्रकृतियां उसके पास में आ गई। ठीक है, और 4 अनंतानुबंधी की है ही है, 4 से लेकर 7 तक ये अनंतानुबंधी की है। ये सारी प्रकृतियां उसके पास में आ गई। अभी औपशमिक समय का काल चल रहा है। अब औपशमिक समय का काल पूरा हुआ जैसे ही,
तो उसके पास में क्या औपशमिक सम्यक्त में इन कर्मों का क्या स्थिति है, इन कर्मों की क्या स्थिति है औपशमिक सम्यक्त के टाइम पे? बोलिए विनीता आंटी। ये औपनिक सम्यक में दर्शन मोहिनी की तीनों प्रकृति के टुकड़े होकर दब गई। हाँ, दर्शन मोहिनी की भी दबी हुई है और अनंत अनुबंधी भी दबी हुई, सातों प्रकृतियां क्या हैं अभी, अब दबी हुई हैं। अब औपशमिक सम्यक का टाइम पूरा होगा, मतलब सम्यक तो नहीं रहेगा ये औपशमिक सम्यक, तो फिर क्या हो सकता है? एक तो ये ऑप्शन है, सबसे पहला ऑप्शन, कि ये सम्यक तो प्रकृति का उदय आ जाए, सम्यक तो प्रकृति का, क्योंकि अब उदय आएगा किसी, अभी तक तो दबाया था। देखो बेहोश होता है वो कुछ टाइम के लिए होता है, एनेस्थीसिया दिया जाता है पेशेंट को, या कोई कभी सर्जरी करने के लिए शून्य किया जाता है, तो ऐसा थोड़ी ना होता है परमानेंटली शून्य कर दिया उस बॉडी पार्ट को, कि परमानेंटली बेहोश कर दिया। परमानेंट बेहोश अगर कर दिया जाए तो कौन अपना ऑपरेशन कराएगा? इससे तो अच्छा है ठीक है जैसी स्थिति चल रही वही ठीक है। तो परमानेंट तो बेहोश होता नहीं है, तो बेहोश तो थोड़ी देर के लिए हुई है। अब ये प्रकृतियां उदय में आएंगी, तो उदय में आएंगी तो अब देखना यह है कि किसका उदय आ रहा है। तो पहली कंडीशन अपन ये देख रहे हैं, सम्यक्त प्रकृति का उदय आ गया। तो सम्यक्त प्रकृति का उदय आ गया तो क्या हुआ, क्या होगा? हमने कल और परसों कुछ पढ़ा था, थोड़ा सा दिमाग लगा के याद करके बताना है। बोलिए रजनी जी। मतलब इसमें सम्यक प्रकृति का उदय आया, पर वो जो भी बाकी जो कर्म है की प्रकृतियां हैं वो दबी हुई थी, पर वो थोड़ी थोड़ी उसमें हलचल भी है। इस हलचल होने के बाद ही सम्यक प्रवृत्ति आएगी, क्योंकि वो क्या कहते हैं औपशमिक अवस्था में वो पहुंच जाएगा सम्यक प्रकृति आने से। बढ़िया। तो कुछ एक शब्द में जवाब दे सकते हैं कि अब इसका क्या कहेंगे इसको? ये आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, अब एक शब्द में इसको जवाब दे सकते हैं? ये जो आपने प्रक्रिया बताई है किसके लिए, क्या किस में होती है ये सारी प्रोसेस? औपशमिक क्षयोपशमिक में। बढ़िया। तो ये सम्यक्त उसका कौन सा हो गया? क्षयोपशमिक सम्यक्त हो जाएगा। देखो सम्यक्त प्रकृति का उदय हमेशा ध्यान रखना है, सम्यक्त प्रकृति का उदय कब होता है? क्षयोपशमिक सम्यक्त में। तो अभी उसका औपशमिक सम्यक्त चल रहा था और औपशमिक सम्यक्त में सारी दबी हुई थी, और वो दबी हुई का टाइम उसका पूरा होने लगा और हलचल हो गई कुछ, तो हलचल हो गई तो ये वाली ऊपर आ गई, ये वाली ऊपर आ गई तो क्या हुआ? उसका सम्यक्त मेंटेन रहा, लेकिन सम्यक्त कन्वर्ट हो गया, औपशमिक से क्षयोपशमिक में बदल गया। तो गुणस्थान कौन सा रहा? चौथा था, और क्षयोपशमिक में रहा तो गुणस्थान अभी भी चौथा ही रहा। ठीक है, फिर से बताती हूँ। मिथ्या दृष्टि था, मिथ्या दृष्टि ने औपशमिक सम्यक्त प्राप्त किया, तो ये तीन टुकड़े उसके हो गए, 7 प्रकृतियां हो गई, सातों की सातों अभी दबी हुई हैं, बेहोश हैं, किसी का भी उदय नहीं है, तो औपशमिक सम्यक्त तो चल रहा है। लेकिन वो बेहोशी खत्म होने लगी उन प्रकृतियों की, तो सबसे पहले कौन सी प्रकृति उठ खड़ी हुई? ये सम्यक प्रकृति जाग गई, बाकी सारी बेहोश पड़ी है। ये सम्यक प्रकृति का उदय आ गया, तो सम्यक प्रकृति का उदय जिस अवस्था में होता है उस अवस्था को क्षयोपशमिक सम्यक्त कहा जाता है। जब सम्यक प्रकृति का उदय होता है, बाकी 6 का सामान्य शब्दों में अपन उपशम बोल रहे हैं, वो उदय भावी क्षय सदवस्था रूप उपशम वो सब होता है, तो उस स्थिति को क्षयोपशमिक सम्यक्त कहा जाता है। तो पहली स्थिति तो क्या हो सकती है कि औपशमिक सम्यक्त का काल पूरा होने के बाद यदि सम्यक्त प्रकृति का उदय आ जाए तो उसका औपशमिक सम्यक्त क्षयोपशमिक सम्यक्त में बदल जाता है, सम्यक दर्शन बना रहता है, गुणस्थान चौथा ही बना रहता है, वो जीव नीचे नहीं गिरता, और यही सबसे बेस्ट स्थिति है। क्योंकि इसके बाद सम्यक से सम्यक तो बना रहा, क्योंकि इसका टाइम तो कम ही है। हम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा कर सकते हैं औपशमिक को फिर आगे रिन्यू करा लें, फिर से औपशमिक को रिन्यू करा लें। रिन्यू की ऑप्शन होता है ना अपने यहाँ, कि कोई चीज अपनी पूरी होने वाली है उससे पहले अपन उसको, ये मोबाइल में रिचार्ज खत्म होने वाला है तो फिर से रिचार्ज करा लें, तो ऐसा औपशमिक रिचार्ज हो सकता है क्या? औपशमिक सम्यक रिचार्ज हो सकता है, हाँ कि ना? सुमन जी
रेखा जी कोलकाता, दिख नहीं रही आपकी उंगलियां। हाँ, औपशमिक सम्यक्त रिचार्ज हो सकता है क्या दोबारा? सुनीता जी महाराष्ट्र, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि एक बार औपशमिक सम्यक्त तो पूरा उसका टाइम पूरा होगा, तो दोबारा कब होगा? पल्ले के असंख्यातवें काल भाग काल बाद, असंख्यात वर्षों बाद, इसलिए ये तो अभी रिन्यू हो नहीं सकता। तो फिर सबसे अच्छी बेस्ट स्थिति क्या है कि जो हो सकता है वही मिल जाए। तो शैव श्रमिक सम्यक्त हो सकता है और उसका औपशमिक सम्यक्त शैव श्रमिक में कन्वर्ट हो गया, तो ये तो सबसे बेस्ट कंडीशन अपन ने देखी है। ठीक है, बोलिए कविता जी। ये द्वितीय उपशम भी कहलाएगा क्या फिर? द्वितीयोपशम क्यों कहलाएगा? द्वितीयोपशम तो औपशमिक का टाइप है, तो औपशमिक सम्यक्त में किसी भी प्रकृति का उदय नहीं होगा इन सातों में से। औपशमिक सम्यक्त में इन सातों में से किसी का भी उदय नहीं होगा। और नहीं तो यहाँ उदय ले रहे हैं सम्यक प्रकृति का, तो सम्यक प्रकृति का उदय आ गया तो औपशमिक तो हो ही नहीं सकता है, प्रथमोपशम भी नहीं, द्वितीयोपशम भी नहीं। तो सम्यक प्रकृति का उदय तो शैवोपशम में ही होता है, ठीक है, इसलिए शैवोपशमिक सम्यक्त बना। नहीं, अपन ने उपशम श्रेणी के प्रारंभ में शैवोपशम सम्यक्त उपशम सम्यक्त होता है, ये इसकी परिभाषा लिखी थी द्वितीय उपशम की। तो ये उपशम से शैवोपशम नहीं हो रहा है, ये शैवोपशम से उपशम नहीं हो रहा, ये उपशम से शैवोपशम हो रहा है। ठीक है, ठीक, समझ में आया? हाँ समझ में। द्वितीयोपशम सम्यक्त में तो शैवोपशम से उपशम हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ उपशम से शैवोपशम हो रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन अलग है, वो कंडीशन अलग है। बोलिए अनीता जी। ये शैवोपशम भी कितने समय के लिए होगा, मतलब? शैवोपशम का टाइम लंबा होता है, अभी सामान्य से इतना समझ लीजिए, अभी अपन शैवोपशम सम्यक्त की बात करेंगे तब उसको डिटेल में देखेंगे। शैवोपशम सम्यक्त लंबे समय तक बना रह सकता है, जैसे औपशमिक सम्यक्त का काल अंतर्मूर्ति है, शैवोपशम सम्यक्त का जघन्य काल ले लीजिए साथ ही में, आ गया प्रश्न। तो शैवोपशम सम्यक्त का मिनिमम जघन्य काल तो अंतर्मूर्त है, कम से कम रहेगा तो अंतर्मूर्त रहेगा। अंतर्मूर्त वही एक आवली एक समय से लेके और उसके बीच में 48 मिनट के अंदर अंदर, पर वो इतना लंबा नहीं होता, कुछ मिनट्स का ही होता है जघन्य काल। पर उत्कृष्ट काल होता है शैवोपशम सम्यक्त का 66 सागर, 66 सागर। अब सागर क्या होता है? सागर मतलब सागर होता है, बहुत लंबा काल है, असंख्यात असंख्यात वर्ष होते हैं, इतना लंबा काल है। ठीक है, एक सागर में 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले होते हैं, बहुत बड़ा काल है। अभी सागर नहीं समझ आ रहे हैं, बाद में लेंगे कभी, तो समझ लेना बहुत लंबा काल होता है। इतने लंबे काल तक भी 33 सागर तो सुना है ना, नरक की, देव की, उत्कृष्ट स्थिति, उसका डबल है 66 सागर, तो बहुत लंबा काल है, थोड़ा उससे समझ लेना। तो ये पहला कंडीशन समझ में आ गई। औपशमिक सम्यक्त का काल पूरा होने के बाद उस जीव के जाने के 4 रास्ते अपन देख रहे हैं। पहला रास्ता क्या है कि यदि सम्यक्त प्रकृति का उदय आ जाए तो उसका औपशमिक सम्यक्त शैवोपशमिक सम्यक्त में बदल जाता है और गुणस्थान चौथे का चौथा जो भी है वही गुणस्थान बना रहता है। बोलिए कहाँ गए देखा जी? ये वाला एक बार जो शैवोपशमिक सम्यक्त है, इसमें जो उदय आता है वो पानी में, जैसे आप बताए थे, उसका एग्जाम्पल में समझा दीजिए। शैवोपशमिक सम्यक्त का क्या चीज, जैसे उसमें तो खराब चीजें ना ऊपर आएगी, लेकिन सम्यक्त तो अच्छी प्रकृति हो गई। सम्यक्त अच्छी प्रकृति नहीं है, इसके लिए मतलब कंपैरिजन में अच्छी हो गई ना? नहीं, देखो कंपैरिजन में अच्छी इसलिए कि सम्यक्त का घात नहीं कर रही बस, लेकिन घात कल परसों भी मैंने कहा था, घातिया कर्म की प्रकृति है, दर्शन मोह की प्रकृति है। इसमें जो अंश, वो जो लड्डू का उदाहरण देखा था, लड्डू के टुकड़े हमने किए थे, तो वो जो चूरा हुआ था वो ये सम्यक्त प्रकृति थी। लड्डू कैसा था? जहरीला, तो वो जहर का चूरा अच्छा होगा? जहर का चूरा अच्छा होगा क्या? है तो जहर का ही ना, अंश तो जहर का ही है, लेकिन बस इतना है कि वो पूरा का पूरा अपने जान से नहीं मारता है, उसमें इतना सा ही अंश है। तो ये सम्यक प्रकृति भी
ये तो बहुत क्या बोलते हैं, वेश बदल कर आई है। है तो जहर की बेटी, मिथ्यात्व की बेटी, लेकिन नाम क्या रखा है इसने अपना? अमृत नाम रखा है, सम्यक। जैसे कि दुनिया में चलता है चूहे मारने की दवा। अब वो चूहे मारने की दवा होती है, दवा तो बचाने का काम करती है कि मारने का काम करती है? चूहे मारने का जहर नहीं बोलते, नाम अच्छा रखते हैं, अच्छा नाम रखते हैं, दवा, दवा के नाम से करें हम, चूहे मारने की दवा लाए। तो ऐसे इसने अपना अच्छा नाम रखा है ये मिथ्यात्व का ही अंश। तो जैसे वो उदाहरण में आप पूछ रहे हैं, तो पानी में कचरा नीचे जम गया था, मिट्टी नीचे जम गई थी, और फिर थोड़ी हलचल हुई तो कुछ तिनका वगैरह ऐसी कुछ ऊपर आया, तो पानी पूरा का पूरा जैसे पहले गंदा था वैसा गंदा भी नहीं हुआ, लेकिन जैसा निर्मल साफ होना चाहिए था वैसा साफ भी नहीं रहा। तो ऐसे ही सम्यक खत्म भी नहीं हुआ, लेकिन सम्यक तो मलिन हुआ है। अभी सम्यक प्रकृति का काम क्या है, वो तो जब एक्चुअल में तो कर्मों का चैप्टर पढ़ते हैं ना, तब पूरा डिटेल में रहता है। सम्यक तो प्रकृति का काम क्या है? सम्यक में दोष लगाना, सम्यक में दोष लगते हैं इसके कारण। लेकिन ये है कि सम्यक नष्ट नहीं कर पाती, इतनी ताकत इसमें नहीं है, क्योंकि चूड़ा बचा है ना, तो वो घात नहीं कर पाती है, मार नहीं पाती है, तो सम्यक को नष्ट नहीं कर पाती। लेकिन सम्यक में दोष, जैसे वो पानी में दोष उत्पन्न किया, वो कुछ कुछ कचरा आ गया, जैसे ऐसा होता है अपन दूध में चीनी मिलाते हैं, दूध में चीनी मिलाई तो कुछ चीनी का कचरा होता है, वो कभी कभी आ जाता है ऊपर, तो क्या पूरा दूध फेंकने लायक हो जाता है? पूरा दूध फेंक देते हैं क्या? अभी वो कचरा आया है तो गंदा तो हुआ दूध, लेकिन अपन निकाल के चम्मच से, वो ऐसे गंदगी नहीं है। लेकिन उसमें मक्खी गिर जाए कि मच्छर गिर जाए, फिर पूरा फेंकने का ही हो जाता है। तो ऐसे ही ये जो सम्यक प्रकृति है, ये कुछ ऐसा कचरा है कि पूरा वो सम्यक खराब नहीं होता, दोष तो लगता है, लेकिन सम्यक मलिन नहीं, सम्यक नष्ट नहीं होता, इसलिए क्षयोपशमिक सम्यक ये कहलाता है। ठीक है, बोलिए ज्योति जी। मैंने पहले पढ़ा है लेकिन अभी ख्याल में नहीं आ रहा कि क्षयोपशमिक और उपशमिक, इनका हल्का सा मुझे अर्थ बता दीजिए। औपशमिक और क्षयपशमिक ये बताया ना अभी भी और कल भी बताया। औपशमिक का मतलब है उपशम, कर्मों का जहाँ उपशम हुआ। उपशम का मतलब है कर्म जहाँ पूरे दबे हुए हैं, एक भी कर्म उदय में नहीं है। एक भी कर्म मतलब जिससे संबंधित बात चल रही है। अभी सम्यक की बात चल रही है, तो सम्यक को घातने वाला एक भी कर्म उदय में नहीं है, दबे हुए हैं, सत्ता में है लेकिन उदय में नहीं है, तो वो कहलाता है औपशमिक सम्यक। और क्षयोपशम का मतलब है कुछ कर्म उदय में भी है, कुछ कर्म दबे हुए भी हैं, लेकिन वो जो कर्म उदय में है वो ऐसा उदय में है कि उस गुण को पूरा नष्ट नहीं कर पा रहा। वो जो उदय में है, वो जो अपन ने शब्द लिए थे हाई पावर और लो पावर, यानी सर्वघाती और देशघाती प्रकृतियों के लिए, तो जो उदय में है वो लो पावर वाला उदय में है, तो उसकी इतनी पावर नहीं है कि वो उस गुण का पूरा घात कर दे। अभी सम्यक नामक जो गुण है उस गुण को पूरा नष्ट नहीं कर पाता, तो ऐसी स्थिति कहलाती है क्षयोपशम। तो जब सम्यक के विरोधी जो 7 प्रकृतियां हैं उसमें से 6 तो दबी भी हैं और एक प्रकृति का उदय है, तो दबी हुई भी है, उदय भी है, ऐसी स्थिति वो कहलाता है क्षयोपशमिक सम्यक। हाँ, और औपशमिक? औपशमिक बताया ना, ये सातों, यानी ये जो प्रकृतियां दबी रही, अच्छा, हाँ, ठीक है। उदय में नहीं है, ऑप्शन। इसका मतलब ये हुआ कि औपशमिक सम्यक में क्षयोपशमिक सम्यत्व की तुलना में ज्यादा शुद्धता है औपशमिक सम्यत्व क्षयोपशमिक सम्यत्व से। तो फिर इसका क्रम हाँ, तो इसका क्रम दूसरा नंबर पे क्यों है फिर? ये क्षयोपशम सम्यक्त्व तो पहले लेना चाहिए ना फिर। ऐसा कोई नंबर इसलिए कि सबसे पहले जो प्रकट होता है तो पहली बार में यही प्रकट होता है, पहली बार में वो क्षयोपशम पहले नहीं हो सकता। अपन ने इसके कारण की चर्चा दो दिन से की कि सबसे पहले क्षयोपशम सम्यक क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अनादि मिथ्या दृष्टि उसके पास ये 3 प्रकृतियां है ही नहीं। इस सम्यक प्रकृति का उदय आएगा तो क्षयोपशम वाली स्थिति बन सकती है,
अगर अकेला मिथ्यात्व का ही उदय है तो वो मिथ्यात्व तो हाई पावर की प्रकृति है, उसमें तो इतना सा सम्यक्त का अंश भी नहीं रह सकता। मिथ्यात्व का उदय आते ही सम्यक्त नष्ट, इसलिए सबसे पहले शैक्षणिक सम्यक्त नहीं बन सकता। शैक्षणिक सम्यक्त किसको बनेगा? जो साधी मिथ्या दृष्टि होगा, जिसने एक बार औपशमिक सम्यक्त प्राप्त करके 3 प्रकृतियां कर रखी होंगी, वो डायरेक्ट फिर शैक्षणिक कर सकता है, लेकिन अनादि मिथ्या दृष्टि नहीं। मतलब औपशमिक और क्षयक्षमिक सम्यक्त्व में सम्यक्त्व का जो शुद्धता का अनुभव होगा वो औपशमिक में ज्यादा होगा। हाँ, औपशमिक सम्यक्त ज्यादा निर्मल है। औपशमिक सम्यक्त की निर्मलता शायिक सम्यक्त की निर्मलता के समान ही है, लेकिन बस उसमें अभी सत्ता में है प्रकृतियां, और शायिक सम्यक्त में सत्ता में नहीं है। शायक्षमिक सम्यक्त है वो मलिन सम्यक्त है, उसमें दोष लगते हैं सम्यक्त में। इसीलिए जब कल अपन ने बात की थी श्रेणी चढ़ने वाली बात, तो शायक्षमिक सम्यक्त के साथ श्रेणी आरोहण, श्रेणी चढ़ना नहीं होता है। यानी मोक्ष मार्ग का जो तीव्र पुरुषार्थ है मोक्ष में जाने के लिए, वो शैक्षणिक सम्यक्त के साथ नहीं हो पाता है, क्योंकि वो निर्मल नहीं है, उसमें दोष लगता है। देखिए अपना समय तो हो गया, पर अभी तक अपना एक ही पॉइंट हुआ है। तो क्या है पहली कंडीशन? औपशमिक सम्यक्त का काल पूरा होने के बाद, कोई बोलेंगे अच्छे से इस लैंग्वेज में? औपशमिक सम्यक्त के काल के बाद में पहली कंडीशन क्या बनेगी? बोलिए सुमन जी। औपशमिक सम्यक्त्व का काल पूरा होने के बाद 4 रास्ते बनते हैं, जो 4 प्रकृति है और 4 जो प्रकृतियां हैं उनके हिसाब से, कर्म प्रकृतियों के हिसाब से। तो सबसे पहले अगर सम्यक्त्व प्रकृति का उदय आ जाता है तो औपशमिक सम्यक्त्व क्षयोपशमिक सम्यक्त्व में बदल जाता है और गुणस्थान चौथा ही रहता है। बढ़िया, ये पूरा समझ लो, कंक्लूजन है, समरी है, ये पहली कंडीशन है। ठीक है, अब दूसरी और, अभी इसमें टाइम लगेगा, अभी अपना समय हो गया है, तो दूसरी और तीसरी स्थिति तो बाद में बताती हूँ, ये बता देती हूँ पहले, ठीक है ना? ये सरल है, जल्दी हो जाएगा। अब अगर यदि मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ जाए, काल पूरा हो गया औपशमिक सम्यक्त का और मिथ्यात्व का उदय आ गया, तो क्या स्थिति बनेगी? मिथ्यात्व का उदय आ गया तो क्या स्थिति बनेगी? मिथ्यात्व का उदय होने पर क्या होता है जी? बोलिए अनीता जी। मिथ्यात्व का उदय हो जाता है तो क्या होता है? वो पहले में आ जाएगा, वापस चौथे को। बढ़िया, पहले गुणस्थान में आ जाएगा, मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है कि अगर उसका काल पूरा हुआ और मिथ्यात्व का उदय आ गया, तो फिर वो वापस से मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, गुणस्थान पहला हो जाएगा। तो 2 कंडीशंस अपन ने देख ली है, या तो चौथे का चौथा गुणस्थान बना रहे पर सम्यक तो कन्वर्ट हो जाए, प्रथमोपशम से क्षयोपशम सम्यक्त्व में कन्वर्ट हो जाए, और यदि मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो फिर गुणस्थान भी बदल जाएगा और सम्यक दृष्टि से वो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। अब बाकी 2 कंडीशंस हैं, वो अपन कल करेंगे उसकी चर्चा, क्योंकि उसमें फिर थोड़ा गुणस्थान बताने पड़ेंगे आप लोगों से। एक तो वो काम तो दिया ही है, वो काम आप करना अंतर वाला। इसके अलावा जिन लोगों को गुणस्थान का ज्ञान थोड़ा कम हो, तो शुरू के 4 गुणस्थान थोड़ा उनका गमनागमन या उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ के आना। आप लोग कहाँ से पढ़ेंगे? या तो गुणस्थान विवेचन पुस्तक है, या तो उसमें से, नहीं तो मैं गुणस्थान वाली वीडियोस डाल दूंगी वापस से, तो आप समय निकाल के एक आध शुरू की 2 वीडियो सुनेंगे तो शायद उसमें हो जाएगा आपका काम। तो वो करें थोड़ा सा गुणस्थानों के बारे में, जिनको बिल्कुल भी नहीं है, तो अपने को आसानी हो जाएगी समझने में। बोलिए। ये दोनों जो बताए हैं अभी आपने, क्षयोपशमिक सम्यक तो मतलब सम्यक प्रकृति और मिथ्यात्व प्रकृति का उदय यो काल पूरा होने के बाद आता। काल पूरा होने के बाद, पूरा टाइम हुआ और नेक्स्ट टाइम पे, अगले समय पे। नहीं, मैं बोल रही थी कि ये कोई जरूरी थोड़ा है कि पूरा एक अंतर्मुहूर्त ही रहेगा।
उसके पहले भी खत्म हो सकता है काल। अब वो जो भी काल उसका रहेगा तो वो अंतर्मुहूर्त, जितना उसका अंतर्मुहूर्त रहना है वो अंतर्मुहूर्त ही कहलाएगा। तो जब उसका नहीं, काल, मैं कह रही थी जरूरी नहीं कि पूरा सबका एक सा ही रहता हो काल, वो तो डिफरेंट हो सकता है ना। हाँ डिफरेंट हो सकता है। जगन्य और उत्कृष्ट दो तरह के काल हैं। औपशमिक सम्यक का जगन काल भी अंतर्मुहूर्त है, उत्कृष्ट काल भी अंतर्मुहूर्त है। तो हाँ। जिसको जितना टाइम मिला हुआ है वो उसके आधार, लेकिन जितना टाइम है उसके बीच में खत्म, मतलब ऐसे नहीं बीच में से ही आ जाए। वो जितना उसका काल है वो काल पूरा होने के बाद में मिथ्यात्व का उदय या सम्यक प्रकृति का उदय है। जय श्री